की शिकनों में छिपी यादें और यादों में बसा ये शहर लखनऊ। इन्हीं यादों के ताने बाने में बसा है ये शहर, अपने अतीत को संभाले और अपने आज को रचते हुए। Our friend Sanjay Mattu, who teaches in Delhi but is a Lucknowi, and I are planning a reading of Lucknow in letters that will cover the last 100 odd years or so. It's going to be a multilingual exercise, and we hope to read extracts from personal letters to or from Lucknow that will also reflect the past and the changing social scenario of the city. Also, would either of you have letters written from Naseem Manzil or any other letters that have the khushboo of Lucknow? I told Fawzia last night about your mail. She has promised to search for the letters also, as she has kept all of Amma and Abba's things carefully. I had no idea that the letters would also be available. Yes, we have so many pictures of Dalibag. We'll scan and send them over. As for Lucknow, I often say, my body may be located in Pakistan, but my soul lives on in Lucknow. सन 1857 की बात है। मई का महीना था। अंग्रेजी हुकूमत इस शहर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रही थी। मुखालिफत की शुरुआत कुछ छोटे छोटे हादसों से हुई। ऐसे ही एक हादसे का बयान हमें मिलता है उस वक्त के उर्दू अखबार तिलिस्म लखनऊ में। एक दिन छावनी मूसाबाग में परेड पर यह हुक्म सुनाया गया कि कारतूस आदमी हो, जिसमें चांदमारी में हर्ज हो। ये कच फहम वो मजमून समझकर थर्रा उठे। जाहिरा इनकार में तकरार किया, लेकिन बातिन में ऐसा खौफ छाया कि थर्रा गए। छावनी में लगी चिंगारी ने जल ही पूरे शहर को में आग भड़का दी। घर बर्बाद हुए, खून बहा, जाने गई। Thomas Edward Brownsden, serving in Lucknow in the 1930s, wrote this about the flood of 1936. There had been a very heavy monsoon in 1936, and shortly after I arrived at Lucknow, the Gomti came down in full spate, overflowed the banks, and caused a great deal of damage in low-lying parts of the city. A relief fund was established by the government, and I was put in charge of administering it. Some people who were given a grant to help repair their homes received it gratefully and got down to the job, while others of a higher caste looked down on the comparatively modest sums I could give them, saying they could not possibly do the work themselves, but would have to employ others to do it, and therefore would want much more money, which they did not get. आज प्राण उत्सर्ग करते हुए मुझे कोई निराशा नहीं हो रही कि ये व्यर्थ गए। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। क्या पता हमारे जैसे लोगों की ठंडी आंखों से ही ये परिणाम हुआ कि लॉर्ड बर्कनहेड के दिमाग में हिंदुस्तान की जंजीरें जकड़ने का विचार आया और उसने रॉयल कमीशन भेजा, जिसके बॉयकॉट के लिए हिंदू मुसलमानों में फिर कुछ एकता हो रही है। अब देशवासियों के सामने यही प्रार्थना है कि यदि उन्हें हमारे मरने का जरा भी अफसोस है, तो वे जैसे भी हो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करें। और दूसरा खत एक फुप्पी का अपनी भतीजी को। फुप्पी लखनऊ में अपने वालिद के साथ रही, लेकिन उनके बड़े भाई अपने खानदान के साथ पाकिस्तान चले गए। वालिद के इंतकाल के बाद ये खत उन्होंने पाकिस्तान में अपनी भतीजी को लिखा। दुनिया का पूरा हाल खत में कह दिया था। इस उम्र में दिल की बीमारी, जवानों का तो भरोसा नहीं, फिर भी 1 महीने खुदा ने मोहलत दे दी थी। तुम सब आ सकते थे, वो देखकर कितना खुश होते। अब यहाँ क्या रहा? रोशनी गायब हो गई। हम लोग तारीकी में भटक रहे। लोग ताजियत को आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग अब कहाँ रहोगी? मकान तो तुम्हारा नहीं। कस्टोडियन के अलग नोटिस आ रहे हैं। कलमी बागें सबकनामे में आ गई हैं। बहरहाल हर तरफ मुश्किलात हैं। और क्या लिखूं? तुम्हारी फुफी। लखनऊ मुनीश का वतन था। यही वजीरगंज के मोहल्ले में उनका आबाई मकान है। यही वो पैदा हुए, यही परवरिश पाई और सारी जिंदगी अपने मिजाज, अपनी जबान, अपनी तहजीब और अपनी यादों में लखनऊ को बसाई। लखनऊ की आली तहजीब के वो वारिस थे और कौन जाने शायद आखिरी सच्चे नुमाइंदे। 1946 में मुनीश का साथ बम्बई में फिर हो गया। वहाँ भी उन्होंने अपनी वजह नहीं छोड़ी।
फिर वाराना फसाद का जोर था। मुसलमान साथियों पर पाबंदी थी कि अकेले दफ्तर से बाहर न जाएं। एक दिन एक बुजुर्ग साथी को बिगड़ते हुए देखा तो मुनीश को डांट रहे थे कि जब मना किया गया है तो तुम अकेले नीचे क्यों जाते हो। हम लोगों ने जब कॉमरेड भाटे को समझाने की कोशिश की कि इनका नाम तो मुनीश नारायण सक्सेना है, तो हम लोगों पर पलट पड़े और कहने लगे हमें बेवकूफ बनाते हैं, मुनीस को मुनीश बनाते हैं। हम लाख समझा रहे हैं लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं आता। यकीन आना था भी मुश्किल। मुझे खुद भी मुनीश के साथ ऑफिस के बाहर निकलकर चाय खाने में जाते हुए डर लगता था। एक तो आपके बदन पर वही शेरवानी और दूसरे जबान पर वल्लाह और अमा की तकरार। लखनऊ की खासियत रही है कि यहाँ जो भी आया, चाहे पनाह लेने या रोजगार के लिए, लखनऊ ने उसे खुले दिल से अपनाया। कॉस्मोपॉलिटन लखनऊ, घर बना महाराष्ट्र और बंगाल से आए लोगों का, बंटवारे से प्रभावित पंजाबियों और सिंधियों का, पारसी और एंग्लो इंडियंस का। एक और कौम जो लखनऊ की तहजीब का अहम हिस्सा बनी वो है कश्मीरी पंडितों की। That I am going to Raebareli on the 12th, spending that night in Lucknow and leaving the next morning for Ahmedabad. Sonia, my daughter-in-law, may go with me. She will naturally not go to Raebareli, but would like to see something of Lucknow on that day, that is the 12th. She will be accompanied by my secretary, Ms. Usha Bhagat. I cannot say for sure what they would like to do, but if they want to see chicken work or anything else that is special in Lucknow, I wonder if you would have the time to take them around. I shall ask Usha to telephone to you on their arrival. With good wishes, Indu. 13th November 1977. My dearest Appu, I am glad you are continuing with your interest of Urdu poetry. At least one of us has inherited Ammi's artistic taste and appreciation. Urdu is indeed a language so rich in poetry. I have always regretted never being educated more in my mother tongue. A friend of mine in Colvin used to say to me that I was only semi-educated. How right he was. And today I find myself bereft of any cultural interest, involvement or participation. Here, it is almost enough to be reasonably successful in surviving through the problems of daily living. As our Australian Prime Minister says, life wasn't meant to be easy. Oftentimes I sit back and wonder whether it has been worthwhile coming here, for I miss the richness and variety of our cultural heritage. What a wonderful past we have. But today is bleak and tomorrow without hope. I find myself increasingly a bastard of two civilizations, with my heart longing for the soothing mists of yesteryear, and my head goading me on to struggle with the realities of this world. It was thus with a heavy heart, but with a certain sense of direction, that I have applied for an Australian citizenship. इधर भारत में हम लोगों के ऊपर जमींदार द्वारा कम कहर नहीं बरसाया गया, जिसका वजह था वो जमीन जिसको छोड़कर दादाजी विदेश चले गए थे। उस जमीन को हड़पने के लिए तरह तरह के शारीरिक एवं मानसिक यातना दिए गए, जिससे हम लोगों के दादाजी स्वर्गीय गुरभजन प्रसाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। उसके बाद अंग्रेजी सरकार के जमींदार जगत नारायण सिंह ने पूरा जमीन अपने कब्जे में ले लिया। इसका पुख्ता प्रमाण अब भी हम लोगों के पास मौजूद है। इस जमीन के लिए हम लोग जोड़ तोड़ से लगे हुए हैं। यदि हम लोग मिलकर यानी आप जरा कानूनी मदद करें तो हम लोगों को पुश्तैनी जमीन मिल सकता है। इस कार्य के लिए आपको भी भारत सरकार से इस संदर्भ में पहल करने की जरूरत है। और हरामा लखनऊ ने कदम रखा 21वीं सदी में। बहुत कुछ बदला। घरों को जमीन से उखाड़कर हवा में टांग दिया गया। शॉपिंग मॉल्स में एस्केलेटर्स ने लोगों को नई ऊंचाइयां दिखाई और हर तरफ इंटरनेट रेवोल्यूशन की बात छिड़ी। लेकिन लखनऊ भी कुछ जिद्दी है, कुछ आराम तलब। नहीं छोड़े उसने अपने पुराने तौर तरीके। इसी का बयान हमें मिलता है 2012 में लिखे एक अमेरिकन स्टूडेंट के खत से, जो आज का हमारा आखिरी खत है। Dear friends, now that I am in Lucknow, I suppose you would like a description. Well, much is how you might imagine it.
There's overpopulation, pollution, and much poverty. But there is a subtle beauty as well. When I walk home in the evenings and the twilight pierces through the palm leaves to cast long shadows over the road, the streets are busy as Indians make their way home. On bicycles, rickshaws, auto rickshaws, horse-drawn carriages, cars, their own bare feet. Every evening is like a block party, with stalls lined up along the side of the road to sell fruits, grains, and vegetables. A woman in a burqa drills corn over a grill, a man chats at the counter of the milk shop. I see the back of a head as a man sits in a chair facing a mirror on the brick wall, while the barber brandishes a knife for his shave. Cows chew the grass and swish their tails lazily. Well, now that I've properly warmed you up to India, I will say my goodbye. I hope all is well on your side of the world. Johnny. तो फिलहाल हम खतों के सफ़र पर विराम लगाते हैं, लेकिन इस शहर को समझने का सिलसिला जारी रहेगा। जब कल हम झांकेंगे लखनऊ के आज में, तो हम फिर ढूंढेंगे खतों में लिपटी यादें और इस शहर के तजुर्बों के बयान।